नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ दिल्ली से ही। बजट को लेकर बीजेपी देश भर में ये चर्चा करेगी। 12 फरवरी तक पार्टी बजट पर देशव्यापी अभियान लाएगी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बनाई है 9 सदस्यीय कमेटी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को समिति का नया संयोजक बनाया गया है और 4 से 5 फरवरी को देश भर के 50 शहरों में केंद्रीय मंत्री करेंगे बजट पर सम्मेलन और पीसी प्रखंड स्तर तक बजट की प्रमुख बातें जनता तक पहुंचाई जाएंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल बजट आ रहा है और बजट के बाद भी इस पर चर्चा जारी रहेगी। देश भर में अलग अलग जगहों पर चर्चा की जाएगी और बजट को लेकर के देश भर में चर्चा होगी। लोगों के रिएक्शन जाने जाएंगे कि उन्हें बजट कैसा लगा। 12 फरवरी तक पार्टी बजट पर देशव्यापी अभियान चलाएगी। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बनाई है 9 सदस्यीय कमेटी और इस कमेटी में मुख्य जिम्मेदारी मिली है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को। समिति का संयोजक बनाया गया है सुशील मोदी को। 4 से 5 फरवरी को देश भर के 50 शहरों में केंद्रीय मंत्री करेंगे बजट पर सम्मेलन और पीसी। प्रखंड स्तर तक बजट की प्रमुख बातें जनता तक पहुंचाई जाएंगी। जनता के लिए बजट में क्या रखा गया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 2023-24 का आम बजट पेश करेगी। आम चुनाव से पहले ये सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। बजट में सरकार की क्या प्राथमिकताएं होंगी, नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग के लिए आयकर के मोर्चे पर क्या होगा, मकान कर्ज को लेकर क्या राहत बढ़ेगी, इस पर सभी की निगाहें होंगी। वित्त वर्ष 2023-24 का बजट भी निर्मला सीतारमण द्वारा पेपरलेस में पेश किया जाएगा। 2024 के अप्रैल या मई में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव के साथ बजट 2023 मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अंतिम पूर्ण बजट होगा और इस बजट को लेकर लोगों की सरकार से काफी उम्मीदें हैं। देश का बजट आने में बस कुछ ही घंटे रह गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए बुधवार का दिन बहुत बड़ा और व्यस्त रहने वाला है। पूरे देश की नजरें उनके भाषण पर रहेंगी। बुधवार का उनका पूरा शेड्यूल फिक्स होगा। पूरे दिन उनका शेड्यूल क्या होगा ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। बुधवार को वित्त मंत्री का पूरा शेड्यूल सुबह 8:40 पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नॉर्थ ब्लॉक जाएंगी। नॉर्थ ब्लॉक से बजट की कॉपी लेकर निकलेंगे वित्त मंत्री। सुबह 9 बजे वित्त मंत्रालय के गेट पर नंबर 2 गेट नंबर पर फोटो सेशन होगा। सुबह 9:25 पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन जाएंगी। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति बजट को अपनी औपचारिक मंजूरी देंगी और सुबह 10 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंचेंगी। सुबह 10:10 पर बजट को कैबिनेट की मंजूरी देने के लिए बैठक होगी, जहां बजट पर कैबिनेट की आधिकारिक मंजूरी ली जाएगी। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। दोपहर 3 बजे बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के दौरान इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। सर्वे में वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट के 6.5% होने का अनुमान लगाया है और ये पिछले 3 साल में सबसे धीमी ग्रोथ होगी। वहीं नॉमिनल जीडीपी का अनुमान 11% लगाया गया है। FY23 के लिए रियल जीडीपी अनुमान 7% है। सर्वे में कहा गया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वे के मुताबिक पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और एक्सचेंज रेट के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। सर्वे में भारत का सकल घरेलू उत्पाद अनुमान, महंगाई दर अनुमान, विदेशी मुद्रा भंडार और व्यापार घाटे की जानकारी शामिल होती है। और संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण देकर इसकी शुरुआत की गई। बजट सत्र के दौरान 27 बैठकें होंगी। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा।
संसद के संयुक्त सदन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को नई परिस्थितियों के अनुसार आगे भी चलाने का निर्णय लिया है। ये एक संवेदनशील और गरीब हितैषी सरकार की पहचान है। मेरी सरकार ने हर उस समाज की इच्छाओं को पूरा किया है जो सदियों से वंचित रहा है। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, उनकी इच्छाओं को पूरा कर उन्हें सपने देखने का साहस दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मेरी सरकार की प्राथमिकता में देश के 11 करोड़ छोटे किसान हैं। ये छोटे किसान दशकों से सरकार की प्राथमिकता से वंचित रहे थे। अब इन्हें सशक्त और समृद्ध करने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की आकांक्षा को जगाया है। ये वही वर्ग है जो विकास के लाभ से सबसे अधिक वंचित था। अब जब मूल सुविधाएं इस वर्ग तक पहुंच रही हैं, तब ये लोग नए सपने देखने में सक्षम हो पा रहे हैं। आदिवासी गौरव के लिए मेरी सरकार ने अभूतपूर्व फैसले किए हैं। नॉर्थ ईस्ट और हमारे सीमावर्ती क्षेत्र विकास की एक नई गति का अनुभव कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, हमारे देश में ऐसे अनेक वर्ग तथा ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनकी उम्मीदों और आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान देकर ही समग्र विकास की परिकल्पना की पूरा की जा सकती है। आप मेरी सरकार ऐसे हर वंचित वर्ग और वंचित क्षेत्रों को वरीयता देते हुए काम कर रही है। हर उस समाज की इच्छाओं को पूरा किया है जो सदियों से वंचित रहा था। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनकी इच्छाओं को पूरा कर उन्हें सपने देखने का साहस दिया है। मेरी सरकार की प्राथमिकता में देश के 11 करोड़ छोटे किसान भी है। ये छोटे किसान दशकों से सरकार की प्राथमिकता से वंचित रहे थे। आप इन्हें सशक्त और समृद्ध करने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत इन छोटे किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपया से अधिक की मदद दी गई। इसी तरह छोटे किसानों के लिए फसल बीमा, सोयल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी की कवरेज बढ़ाने के साथ ही हमारी सरकार ने पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा। किसानों के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना से लेकर फसलों के एमएसपी में वृद्धि करते हुए मेरी सरकार छोटे किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की आकांक्षा को जगाया है। ये वही वर्ग है जो विकास के लाभ से सबसे अधिक वंचित था। अब जब मूल सुविधाएं इस वर्ग तक पहुंच रही है तो ये लोग नए सपने देखने में सक्षम हो पाए। अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम, अमृत जलधारा और युवा उद्यमी योजना जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र से पहले संसद भवन वो पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आगे पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का एक ही लक्ष्य रहा है, इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। मुझे विश्वास है कि विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ सदन में अपनी बात रखेंगे। प्रारंभ हो रहा है और प्रारंभ में ही अर्थ जगत के जिनकी आवाज को मान्यता होती है, वैसी आवाज चारों तरफ से सकारात्मक संदेश लेकर के आ रही है। आशा की किरण लेके आ रही है, उमंग का आगाज लेकर के आ रही है। आज एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी की आज पहली ही संयुक्त सदन को वो संबोधित करने जा रही है। राष्ट्रपति जी का भाषण
भारत के संविधान का गौरव है, भारत की संसदीय प्रणाली का गौरव है और विशेष रूप से आज नारी सम्मान का भी अवसर है और दूर सुदूर जंगलों में जीवन बसर करने वाले हमारे देश के महान आदिवासी परंपरा के सम्मान का भी अवसर है। न सिर्फ सांसदों को, लेकिन आज पूरे देश के लिए गौरव। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गोली मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने आनन फानन में जांच की और जांच में सामने आया कि धमकी देने वाला शख्स मुंडका इलाके का है, जो मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। पूर्व कानून मंत्री और वरिष्ठ वकील शांति भूषण का 97 साल की उम्र में निधन हो गया। शांति भूषण कई सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन से भी जुड़े रहे थे। साल 1977 से 1989 तक मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान उन्हें देश का कानून मंत्री बनाया गया था। आपातकाल के दौरान उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया था। बाद के दौर में भी उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कई आंदोलनों में शिरकत की। शांति भूषण को संविधान विशेषज्ञ के तौर पर भी जाना जाता था। वो पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। राजधानी दिल्ली में लोग जरा जरा सी बात को लेकर के एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। ताजा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाके का है, जहां पर दो परिवारों में गाड़ी खड़ी करने को लेकर के जबरदस्त झड़प हो गई। झड़प के बाद मामला आपसी सहमति से निपट गया, लेकिन उसके बाद एक परिवार के पक्ष के आधा दर्जन से ज्यादा लोग गली में इकट्ठा हुए और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गनीमत रही कि गली में रहने वाले लोग इस फायरिंग में बाल बाल बच गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजधानी दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव अस्पताल में एक किशोरी के अंग चोरी होने से हंगामा हो गया है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी बेटी की मौत हो गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने पेट से अंग चोरी कर उसमें पॉलिथीन भरकर शव को परिजनों को सौंप दिया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने किशोरी के शव को कब्जे में लेकर जीटीबी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू हो गई है। पेट में दर्द थी लड़की के और उन्होंने कहा ऑपरेशन होगा। हम तैयार हो गए और थोड़ी सी गांठ निकलेगी उन्होंने बताया और 2-3 घंटे में होश आ जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी जो है चाल एक भी चाल चलते रहे, कभी दवा मंगा रहे, कभी इंजेक्शन मंगा रहे। द्वारका साइबर थाने की पुलिस ने पश्चिम बंगाल से 2 जालसाजों को गिरफ्तार कर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसने पास से 2 मोबाइल और 3 बैंक खातों के पास बुक सहित नकदी बरामद की है। और शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसे एक मोबाइल नंबर से कॉल आया और कॉल करने वाले ने खुद को किसी कंपनी का कर्मचारी बताकर उसके साथ धोखाधड़ी की। दिल्ली के राजू पार्क इलाके में सीवर की समस्याओं से लोगों का जीना दूभर हो गया है। करीब 2 सालों से लोग अपनी शिकायत विधायक के पास लेकर जाते हैं, लेकिन बदले में मायूसी हाथ लगती है। दरअसल अंबेडकर नगर के मौजूदा विधायक अजय दत्त स्थानीय लोगों का काम नहीं कराते हैं। आप देख ही रहे हो कि ये सीवर का पानी जो है कितना बाहर निकल रहा है। इससे मक्खी मच्छर वगैरह जो है पूरी बीमारी का पूरा माहौल बना हुआ है यहाँ पर। कई बार हम लोगों ने शिकायत भी करी, लेकिन उस शिकायत का कोई फ़ायदा नहीं मिला हम लोगों को। और अब भी आपके सामने देख लो, सबूत भी है, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं हमारे को सर, ये है हमारे एमएलए साहब है अजय दत्त जी, यहाँ के C 167 वार्ड नंबर से। और ये गली है हमारी, देखो ये क्या हाल हो रखा है इस गली का। सीवर बिल्कुल जाम है। ये कम से कम 10 बार कंप्लेंट हम पहले कर चुके हैं। बार बार गाड़ी आई थी, पिछली बार तो आती थी गाड़ी, तो वो बार बार ये लिख के चले जाते थे कि ये सीवर जाम हो चुके, नई लाइन डलेगी। ये मेरा मकान है और इसमें मेरा पार्किंग
ये पूरा सीवर ब्लॉकेज हो गया है। ये काफ़ी बार कंप्लेंट किया बट इसमें कोई काम नहीं किया। यहाँ के एमएलए जो हैं अजय दत्त जी, उनसे मैंने बोला तो वो बोलते हैं कि ये आपने वोट किसको दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। ये पूरा मामला ना पॉलिटिशियन कर दिया है। आप